लेकिन इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि दक्षिण अमेरिका के एक देश वेनेजुएला में आए भूकंप में 164 लोग मारे गए हैं। लेकिन कई एजेंसियों का यह अनुमान है कि इस भूकंप में 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। तो आधिकारिक आंकड़ा जो अभी तक आया है वो है 164, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मरने वालों की जो संख्या है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, हजारों में हो सकती है। पूरी दुनिया में भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने वाली अमेरिका की एक संस्था द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का आकलन है कि इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। अगर यह आंकड़ा कुछ हद तक सही भी है तो यह दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से एक होगा। वेनेजुएला में भूकंप के 2 बड़े झटके आए हैं। पहला झटका 7.2 की तीव्रता का था। इसके 39 सेकंड के बाद ही दूसरे झटके की तीव्रता थी 7.5, यानी 39 सेकंड के अंदर अंदर 2 भूकंप के झटके आए और रिक्टर स्केल पर उनको जब नापा गया तो उनकी तीव्रता थी 7.2 और फिर 7.5। यह वेनेजुएला में पिछले 125 वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है। यह भूकंप ऐसे दिन आया जब पूरे वेनेजुएला में राष्ट्रीय अवकाश था, छुट्टी थी सबकी, और इसीलिए ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर ही थे। भारतीय समय के मुताबिक यह भूकंप आज सुबह 3:30 बजे आया, लेकिन उस समय वेनेजुएला में 24 जून की शाम के लगभग 6 बज रहे थे। और आज हम इसी भूकंप का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। Totalmente. Observen después el terremoto. Observen cómo quedó todo, señores. Necesito saber de mi hermana. इस भूकंप का केंद्र वेनेजुएला की राजधानी कराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर था और कराकास के पास ही वेनेजुएला का सबसे बड़ा सिमोन बोलीवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भूकंप के तेज झटके लगते ही इस एयरपोर्ट का टर्मिनल जोर जोर से हिलने लगा और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और काफी ज्यादा नुकसान होने के बाद अब ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अब इस भूकंप की कुछ और तस्वीरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस भूकंप के दौरान वेनेजुएला की सड़कों पर लोग घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे और हर तरफ बिल्डिंग्स का मलबा गिर रहा था।
Dios amado. Yo pensé que se me había pinchado el caucho. जब ये भूकंप आया उस समय वहां के एक स्टेडियम में बेसबॉल का एक मैच चल रहा था और जैसे ही भूकंप आया स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी जान बचाने के लिए मैदान में आ गए। इन दर्शकों को डर था कि कहीं स्टेडियम का कोई हिस्सा ही उनके ऊपर न गिर जाए। Y llegaron en condiciones, bueno, idóneas. ¡Jesús! Dios mío. ¡Jesús! ¿Qué es? तो आप देखिए जब भूकंप आता है तो कैसी तबाही लेकर आता है। अब आप कैराकास शहर का वहाँ की एक और तस्वीर देखिए जिसमें लोग एक शॉपिंग मॉल से बाहर भाग रहे हैं। अब चाहे स्टेडियम हो, सड़कें हों या शॉपिंग मॉल, लोग हर तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सभी लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से दूर भाग रहे हैं और उसी समय एक महिला उल्टा बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि यह महिला बिल्डिंग के अंदर इसलिए जा रही हो क्योंकि उसके बच्चे या परिवार में कोई और लोग, या हो सकता है कि उसके पेट्स इस बिल्डिंग के अंदर हों, घर के अंदर हों और वो उन्हीं को बचाने के लिए वापस अंदर की तरफ भाग रही है, बल्कि बाहर की तरफ वो नहीं भागी। इन तस्वीरों में आप देखिए कि गाड़ियां भी जो सड़कों में हैं वो कैसे गाड़ियां हिल रही हैं, जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वेनेजुएला में पहले भूकंप की वजह से ही यह दूसरा भूकंप आया और दूसरा भूकंप और भी ज्यादा शक्तिशाली था। वेनेजुएला दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहां हर वर्ष औसतन 95 भूकंप आते हैं। सोचिए, एक साल में 95 भूकंप। इसकी वजह यह है कि वेनेजुएला दो बहुत प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर मौजूद है। पहला कैरेबियन प्लेट और दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट। और जब ये दोनों प्लेट्स अपनी जगहें बदलती हैं तो इनके बीच मौजूद फॉल्ट लाइन पर दबाव बढ़ने लगता है। फॉल्ट लाइन पृथ्वी के अंदर एक ऐसी दरार होती है जहां दबाव बढ़ने से चट्टानें अचानक खिसकने लगती हैं और फिर भूकंप आता है। जब पहला भूकंप आया तो आसपास के इलाकों में मौजूद एक और फॉल्ट लाइन पर दबाव बढ़ गया और वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले भूकंप ने किसी ट्रिगर की तरह काम किया और सिर्फ 39 सेकंड के बाद ही दूसरी फॉल्ट लाइन टूट गई, जिससे दूसरा और भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप यहां पर आ गया। एक साथ दो भूकंप आने की इस घटना को सिस्मिक डबलेट कहा जाता है। इससे पहले वर्ष 2023 में तुर्की और सीरिया में भी 7.8 और 7.5 की तीव्रता के ऐसे ही दो बड़े भूकंप सिर्फ कुछ घंटों के अंदर आ गए थे। वर्ष 2012 में भी इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन वेनेजुएला की घटना इन घटनाओं से अलग है क्योंकि यहां दोनों बड़े भूकंपों के बीच सिर्फ 39 सेकंड का अंतर था। वेनेजुएला में इससे बड़ा भूकंप 125 साल पहले वर्ष 1900 में आया था और तब इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो थी 7.7। लेकिन आज की जो बड़ी बात है वो ये है कि 39 सेकंड के अंदर अंदर दो भूकंप आ गए और दूसरा भूकंप जो था वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर दुख जताया है और वेनेजुएला को हर संभव सहायता भेजने का भरोसा दिया है। वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी
रोड्रिग्स, उन्होंने मदद का भरोसा देने वाले देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का धन्यवाद किया है और वेनेजुएला में इस भूकंप के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है। Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. अब बड़ा सवाल यह है कि इस भूकंप का वेनेजुएला के तेल प्रोडक्शन पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी बड़े नुकसान होने की खबर अभी तक नहीं आई है। भूकंप के केंद्र के पास मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी को भी बहुत कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और यह लगभग 303 बिलियन बैरल है, जो पूरी दुनिया का लगभग 17% है। पिछले महीने वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है, यानी हम पहले नंबर पर रूस से तेल खरीद रहे हैं, दूसरे नंबर पर यूएई से, और वेनेजुएला हमारा तीसरा सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है। भूकंप की वजह से वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर लंबे समय तक वहां पर बिजली की सप्लाई में रुकावट आई तो तेल के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। भारत के अलावा अमेरिका और यूरोप के देश भी वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और वेनेजुएला में पिछले 6 महीने में असल में 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहला जो राजनीतिक घटना थी, इसी साल जनवरी में अमेरिका ने हमला करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था और वहां के तेल उद्योग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और दूसरी जो घटना हुई है वो अब हुई है जब इस भूकंप की वजह से वहां बहुत नुकसान हुआ है। तो वेनेजुएला की जो हालत है वो पहले से ही बहुत खराब थी। आर्थिक रूप से वेनेजुएला बहुत बुरी स्थिति में पहले से ही था। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम भी वहां पर, राजनीतिक अस्थिरता वहां पर थी। वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका की सेना वहीं से उठाकर ले गई और अब इतना बड़ा नुकसान इस देश को झेलना पड़ रहा है भूकंप के रूप में। तो राजनीति से भी नुकसान हुआ, अस्थिरता राजनीति की वजह से भी है, आर्थिक अस्थिरता है और अब प्राकृतिक आपदा की वजह से ये इतनी बड़ी मुसीबत इस देश पर आ गई है। जो आकलन लगाए जा रहे हैं वो ये कहते हैं कि मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती है इस भूकंप में, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से एक होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 3 सबसे बड़े भूकंप कौन से हैं? दुनिया का पहला सबसे बड़ा जो पहले नंबर का भूकंप है वो वर्ष 1556 में आया था। ये चीन में आया था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 8, जिसमें लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे। दूसरा सबसे बड़ा भूकंप वर्ष 1976 में चीन में ही आया और तब इसकी तीव्रता थी 7.5, जिसमें 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। और तीसरा सबसे बड़ा भूकंप वर्ष 2004 में इंडोनेशिया में आया था। इसकी तीव्रता थी 9.1 और इसमें 2,80,000 लोग तब मारे गए थे। ये जो भूकंप की खबरें आती रहती हैं, इसमें हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और चिंता करने के लिए भी बहुत कुछ है। हम दूसरे देशों में जब भूकंप की तस्वीरें देखते हैं तो हमें दुख तो बहुत होता है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे देश में भी हो सकता है। वेनेजुएला की तरह हमारे देश में हिमालय के क्षेत्र में भी कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पहली इंडियन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट, जो लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं और इस टक्कर की वजह से पृथ्वी के अंदर लगातार इस क्षेत्र में दबाव बढ़ रहा है और इसकी वजह से 8 या उससे भी ज्यादा तीव्रता का कोई भी बड़ा भूकंप इस क्षेत्र में आने की आशंका है। और अगर ऐसा भूकंप आया तो उत्तर भारत के बड़े बड़े इलाके, बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वैज्ञानिक ये चेतावनी कई बार पहले दे चुके हैं कि हिमालय का जो क्षेत्र है वो भी एक ऐसे ही बहुत बड़े भूकंप की आशंका के ऊपर बैठा हुआ है। तो हम तो आपसे आज इतना ही कहेंगे और सरकार से भी इतना ही कहेंगे कि ये जो भूकंप है, कहने को तो यह प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इससे बचने के उपाय जरूर किए जा सकते हैं। अगर सरकारें अनुशासन से रहें, कानूनों का पालन किया जाए,
अगर बिल्डिंग्स बनाते समय ध्यान रखा जाए इन भूकंपों का, और जो नियम बनाए गए हैं अगर उन नियमों में यह ध्यान रखा जाए कि अगर भूकंप आया तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के लोग क्या करेंगे, किस प्रकार की बिल्डिंग्स हमें बनानी चाहिए, बचने के क्या क्या तरीके हैं, अगर ये सारी चीज़ें, ये जागरूकता हमारे देश में आ जाए तो नुकसान को ज़रूर कम किया जा सकता है। और आप जानते हैं, जैसा जापान एक बहुत अच्छी केस स्टडी हो सकती है, वहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पूरे जापान का जो सिस्टम है वो अब इन भूकंपों के आधार पर अपनी नीतियाँ बनाता है। वहाँ के जो लोग हैं वो भूकंपों को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं, वो जानते हैं भूकंप आएगा तो क्या करना है। वहाँ की बिल्डिंग्स, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इस बात को लेकर ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि यहाँ पर कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। और इसीलिए भूकंप तो आता है लेकिन वहाँ नुकसान बहुत कम होता है, लोगों की जान जो है वो बहुत कम जाती है।